हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। अब इस पर्टिकुलर वीडियो से अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं सॉलिड प्रिंसिपल। अब वो जो सॉलिड प्रिंसिपल है उसमें जो पहला प्रिंसिपल है उसको अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल है वो हमें बोलता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जिसे अपन SRP भी बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये बोलता है अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। In other words, a class should only have one job, one responsibility and one purpose। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं, वो क्लास भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम किसी भी कोड की बात करते हैं, किसी भी क्लास की बात करते हैं, किसी भी फंक्शन की बात करते हैं, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो जो पर्टिकुलर फंक्शन या क्लास है उसकी एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता हो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ अ क्लास टेक्स मोर देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी इट बिकम कपल्ड। मतलब अगर एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कपल्ड हो जाएगा, दोनों की दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगी। इसका मतलब सिंपल से इतना है। दिस मीन्स दैट इफ वन रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंजेस द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑल्सो बी अफेक्टेड बिकॉज कपल्ड है, लीडिंग टू अ रिपल इफेक्ट ऑफ चेंजेस थ्रू आउट द कोड बेस। इसका मतलब जब भी हम किसी एक में चेंजेस करेंगे देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि जो रिपल इफेक्ट है वो दूसरे पर भी पड़े। फॉर एग्जांपल, मेरी जो पहली सर्विस है वो किसी एरर की वजह से बंद हो गई, तो मेरी दूसरी सर्विस भी मैं यूज नहीं कर सकता। ये एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है कपलिंग का, कि किस तरीके से वो कपल्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपन देखते हैं रियल लाइफ एनालॉजी। इमेजिन अ शेफ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, सर्विंग एंड ऑर्डरिंग ग्रोसरीज। If the chef is busy cleaning, they can't focus on cooking and the quality of the food may suffer। मतलब अगर एक शेफ सब कुछ कर रहा है लेकिन अगर वो क्लीनिंग में बिजी है तो वो और कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इंस्टेड डिफरेंट पीपल शुड हैंडल ईच टास्क। वन पर्सन कुक्स, अनदर क्लीन्स, थर्ड सर्व्स एंड अनदर ऑर्डर ग्रोसरीज। दिस वे ईच पर्सन कैन फोकस ऑन their स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लीडिंग टू बेटर रिजल्ट्स ओवरऑल। कि अगर कोई एक पर्सन की तबीयत भी खराब है तो भी हम 3 टास्क कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, क्योंकि अब एक पर्सन 4 काम नहीं कर रहा है, 4 पर्सन 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड रहे, कोई भी एक सिंगल कोड में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना हो। नेक्स्ट इज अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ SRP। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाइलर सिस्टम। Currently the compiler does the following things। अपन देख लेते हैं एक एक करके। adds driver code, performs syntax check, runs code with already fed test cases, store the output in a database, return the necessary output to the user। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब ड्राइवर का कोड ऐड करना, सिंटेक्स चेक करना, जो ऑलरेडी टेस्ट केसेस हैं उसके लिए कोड रन करना, कोड को डेटाबेस में स्टोर करना, एंड फाइनली जो भी हमारा रिस्पॉन्स आता है यूजर को दिखाना। वो एरर भी हो सकता है, कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी हो सकता है गलत रिस्पॉन्स, कुछ भी हो यूजर को दिखाएंगे। ठीक है, नाउ इम्प्लीमेंटिंग ऑल ऑफ above functionality in a single compiler class in Python would violate the single responsibility principle which is SRP, जो कि हम नहीं चाहते। Instead we can break it down into smaller classes each with a single responsibility। तो फर्स्ट इज ड्राइवर कोड जनरेटर। दैट मीन्स ये रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा जो ड्राइवर कोड है उसको ऐड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सिंटेक्स चेकर। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा ये चेक करना कि कोड का सिंटेक्स करेक्ट है कि नहीं। थर्ड इज टेस्ट रनर। टेस्ट रनर मतलब जो कि ऑलरेडी अवेलेबल टेस्ट हैं उनको रन करना। ठीक है, नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजर। दैट मीन्स जो हमारा कोड है उसको डेटाबेस में स्टोर करना, ये इसका काम होगा। एंड यूजर आउटपुट हैंडलर। इसका मतलब जब कोड रन होगा जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से यूजर को दिखाना है, ये पर्टिकुलर क्लास वो काम करेगी। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि अपने पांचों की पांचों रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर ली। अब हर क्लास इंडिपेंडेंटली काम करेगी, कोई भी एक क्लास दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होगी। इस तरीके से अगर कोई एक पार्ट ऑफ द कोड फटता भी है तो पूरा कोड नहीं फटेगा, ये हमारा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज अनदर क्लास मेथड कोऑर्डिनेटर कैन बी एडेड टू कोऑर्डिनेट बिटवीन ऑल ऑफ दीज क्लासेस एंड मॉड्यूल्स। दैट मींस हम एक फाइनल क्लास बना देंगे कोऑर्डिनेटर और उसके अंदर इन सारी क्लासेस को यूज कर सकते हैं इन एनी वे वी वांट। ठीक है, इससे हमारा एक और चीज फायदा होगा अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जैसे हमारे 5 कंपोनेंट है, कोई भी एक खराब होता है तो वहां पर हम लॉगर लगाएंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा ये आइडेंटिफाई करना कि किस पॉइंट पर खराब हुआ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डीबगिंग एंड मेंटेनेबिलिटी बहुत इजी हो जाएगी। वो भी पॉइंट आएंगे आगे देखेंगे।
Next is, by the following the single responsibility principle, we can make the code more modular, easier to maintain, less prone to bugs. Each class can be modified or replaced independently without affecting the others. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि सारी इंडिपेंडेंटली काम करेंगी, कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगी, और इससे हमारा जो कोड है वो बेटर रहेगा, कोई भी एक सर्विस दूसरों को अफेक्ट नहीं करेगी, कपलिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ एसआरपी। अब एसआरपी के एडवांटेजेस क्या होते हैं? पहला है इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी। हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज अब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल कोड बेस है हमारा, एक सिंगल कोड बेस में मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता। फॉर एग्जाम्पल, वो जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी मुझे उसमें चेंजेस करने हैं तो मुझे इस तरीके से चेंजेस करने पड़ते हैं, अगर मेरे पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल कोड में होते कि दूसरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अफेक्ट ना हो। पर यहाँ पर सब कुछ इंडिपेंडेंट है, तो मुझे कोई उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरी इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज करने से बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अफेक्ट होंगी कि नहीं, इसकी मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट इज एनहांस रीडेबिलिटी। अब अगर हमारे पास हर रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग कोड है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम हर कोड को अलग अलग मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं, और वो हर कोड बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, क्योंकि वो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज कर रहा है। अगर हम मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल कोड बेस में देखते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है हम एक सिंगल वेरिएबल दो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यूज कर रहे हो, पर अगर अपन ने एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोड लिखा हुआ है, तो वो एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है, तो उसको समझना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसका एक सिंगल पर्पस है, उसके कोई मल्टीपर्पस है ही नहीं। तो वो चीज बोल रहा है कि एनहांस रीडेबिलिटी कर देता है, क्योंकि बहुत स्मॉल कोड हो जाता है। अपन अगर पढ़ भी रहे, स्मॉलर फोकस क्लासेस आर इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, फोकस क्लासेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बेटर रीयूजेबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर अपन कोई भी कोड लिख रहे हैं जो कि एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कोड बनाया जिसका काम है ईमेल सेंड करना। अब उस ईमेल की बॉडी कुछ भी हो सकती है, पर उसका काम है ईमेल सेंड करना। अब ये मैंने फॉर एग्जांपल एक सर्विस बना दी। अब इस ईमेल सेंड करने सर्विस को मैं अपने मल्टीपल कोड बेसिस में यूज कर सकता हूँ, एक ही कोड बेस में डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि अब मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ एक इनपुट भेजना है कि मेरा जो ईमेल उसकी बॉडी क्या है, और वो मेरा ईमेल चला जाएगा, क्योंकि सर्विस तो वो ही रहेगी ना। ये फायदा होता है। नेक्स्ट इज facilitate testing. That means smaller classes are easier to test as they have fewer dependencies and responsibilities. Very very important. अगर हमारे पास कम कोड होगा तो हमें कम कोड की टेस्टिंग करनी होगी। अगर हमारे पास कम कोड होगा तो जो एक्सटर्नल सर्विस है उससे डिपेंडेंसी कम होगी, तो वो भी इजी हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग में हमें ये भी देखना होता है कि एक्सटर्नल डिपेंडेंसी हम प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर पाइटेस्ट यूज कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारा जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है, किस तरीके से फिक्सचर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, वो इजी हो जाएगा। क्योंकि स्मॉल कोड के लिए काम करना है तो उतने ही कोड के लिए टेस्ट केस लिखना है, पूरे के लिए नहीं लिखना है। इंटीग्रेशन टेस्ट केस बाद में करेंगे, पर अभी जो यूनिट टेस्ट केस है वो बहुत इजी हो जाएगा लिखना, तो ये बेनिफिट है। नेक्स्ट इज लोअर रिस्क इन चेंजेस। अब अगर एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें मुझे कुछ चेंज करना है, तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि मुझे पता है इसका काम क्या है। अगर ये फट रहा है तो मतलब वही पर्टिकुलर काम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल उसमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने कुछ चेंजेस करा, मेरा पहला काम सही काम कर रहा है, पर दूसरा वाला बिगड़ गया, तो अब ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई ना, क्योंकि वो कपलिंग थी कि अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है, तो अगर एक सही चल रहा है और मैंने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, तो हो सकता है वो तो सही चले पर दूसरा वाला बेकार हो जाए। और ये भी हो सकता है मैं दूसरे वाले में चेंजेस कर रहा हूं तो दूसरा वाला सही चले पर पहले वाला बेकार हो जाए। पर अगर वो इंडिपेंडेंट है तो मुझे सिर्फ जिसमें चेंज करना है मैं उसमें चेंज करूंगा। अगर कोई दिक्कत आएगी भी तो मुझे पता है इसी में दिक्कत है, ये मैं उसे फिक्स कर लूंगा, वो बेनिफिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉमन मिस्टेक व्हेन वायलेटिंग एसआरपी। तो पहला, there are few common mistakes that developer makes when violating the single responsibility principle which is called SRP। और अपन देख लेते हैं। पहला है अपना मिक्सिंग डेटाबेस लॉजिक विथ बिजनेस लॉजिक। ध्यान से पढ़ना। पुटिंग बोथ डेटा एक्सेस दैट इज SQL queries, database connection and core business rule in the same class। दैट मीन जो मेरा बिजनेस लॉजिक है, जो कुछ भी हो सकता है, डिटरमिनिस्टिक लॉजिक होता है हमारे बिजनेस के, मैंने वो ऐड करा, और उसी में जितना भी मेरा डीबी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन थी, डीबी रिलेटेड क्वेरीज थी, वो भी मैंने उसी में लिख दी। तो क्या होगा, दिस मेक्स इट हार्ड टू चेंज द डेटाबेस लेयर विदाउट अफेक्टिंग बिजनेस लॉजिक। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना डेटाबेस में कोई भी चेंजेस करने हैं और मैंने अपने बिजनेस लॉजिक को उसमें टाइटली कपल्ड कर दिया है,
तो अब अगर मुझे कुछ भी डेटाबेस में चेंजेस करने हैं तो मेरा बिजनेस लॉजिक अफेक्ट होगा ही होगा। इसका अगर अपन सिंपल एग्जांपल देखें तो फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई क्लास बनाई, अब वो जो क्लास है उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने बोला DEF और मैंने बोला कॉन्फिग DB फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर मैंने सेल्फ भेजा और जो भी मुझे कोड भेजना था मैंने भेज दिया, और इसके अंदर मेरा कोड है कॉन्फ़िगरेशन का। और वहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई कोड है जो कि मेरा बिजनेस लॉजिक करता है, और उस बिजनेस लॉजिक वाले जो कोड है उसके अंदर मैं ये जो कॉन्फिग DB है वो यूज कर रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल मुझे कभी कॉन्फिग में चेंज करना है तो मेरा बिजनेस लॉजिक भी उस तरीके से चेंज होगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बना लिया होता तो इसका जो रिटर्न टाइप है उसको मैं फिक्स कर सकता था। तो दैट मीन्स इसका स्टार्टिंग से एंड तक पूरा लॉजिक में कितनी बार भी चेंज कर दूं, पर अगर मैंने एक रिटर्न टाइप इसका फिक्स कर दिया है तो दैट मीन्स यहां पर जब भी रिटर्न टाइप आएगा वो सेम ही रहेगा, चाहे फिर यहां पर मैं कुछ भी चेंज करता रहूं। अगर इंडिपेंडेंट होगा यहां पर वो चीज अफेक्ट हो सकती है। हाँ, यहाँ पे अपन एक चीज मेक श्योर कर सकते हैं कि मेथड इंडिपेंडेंस कर सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ क्लास इंडिपेंडेंस की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लासेस के लिए बात नहीं करते हैं, हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन मेथड्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो अगर अपन वो मेक श्योर करेंगे तो ये ओके ओके कोड है, मैं उसे तब भी अच्छा नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई ऑलवेज मेक श्योर कि DB कॉन्फ़िगरेशन सेपरेट रहे हमारे बिजनेस लॉजिक से। यहाँ पे वो नहीं होगा तो वो गलत होगा। पर एक तरीके से अपन मेथड को बोल सकते हैं कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है, बट विच इज ऑल्सो नॉट द गुड वे। हमेशा अलग ही बनाओ, वो बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कपलिंग UI कोड विद बिजनेस लॉजिक। अभी क्या बोलता है, एम्बेडिंग एप्लीकेशन लॉजिक डायरेक्टली इन द UI लेयर, दिस मेक्स इट टीडियस टू चेंज द UI विदाउट अफेक्टिंग द अंडरलाइंग लॉजिक। ये कह रहा है कि हमने जो एप्लीकेशन का लॉजिक है वो मैंने UI में ही डाल दिया है। अब आपको पता है कि UI हमारा बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता है, क्योंकि यूजर का फीडबैक के बेसिस पे चेंज होता है, यूजर का एक्सपीरियंस एनहेंस करने के लिए चेंज होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से UI हमारे फ्रीक्वेंट चेंज होता रहता है। या फिर अपन बोल सकते हैं अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन है जिसे अपन SPA भी बोलते हैं, अगर वो सब है तो हमारी पूरी एप्लीकेशन में हम फॉर एग्जांपल CSS चेंज कर रहे हैं, कभी HTML चेंज कर रहे हैं, कभी जावास्क्रिप्ट चेंज कर रहे हैं, बार बार कोड चेंजेस कर रहे हैं, और उसमें हमारा अगर एप्लीकेशन लॉजिक है देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हमारा एप्लीकेशन लॉजिक कभी ना कभी अफेक्ट हो जाएगा। बट वो हम कभी भी नहीं चाहते, एंड ये सबसे गंदा एग्जांपल है। हम हमेशा एप्लीकेशन लॉजिक को हमारे बैकएंड में रखते हैं। दैट इज द होल रीजन कि हमारा जो फ्रंट एंड है और जो बैकएंड है हम उसे अलग क्यों रखते हैं। हमारा सीक्वल का पूरा काम बैकएंड में होता है जिससे सिक्योर भी रहे, हमारे सारे लॉजिक बैकएंड में रहते हैं, हमारा सब कुछ बैकएंड में रहता है। फ्रंट एंड का काम क्या है, UI को हैंडल करना, सिर्फ UI को हैंडल करना। मैं मानता हूं आप बोल सकते हो कि हमारे पास आजकल मोनोलिथिक एप्लीकेशन भी है जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड एक साथ रहता है, लेकिन तब भी हमारा जो फ्रंट एंड और जो बैक एंड है उसके फोल्डर अलग होते हैं। सारा का सारा लॉजिक हमारे बैक एंड फोल्डर में होता है, ना कि फ्रंट एंड फोल्डर में, चाहे फिर वो मोनोलिथिक एप्लीकेशन ही क्यों ना हो। ये चीज हमेशा याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एप्लीकेशन का कोड है वो UI में नहीं हो सकता है। ये बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है, कभी जिंदगी में मत करना। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें अपन अपनी कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं जब हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की बात करें, जो कि हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारे सॉलिड प्रिंसिपल में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर प्रिंसिपल अच्छे समझ में आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। अपन ने अपनी लास्ट वीडियो में अपने सॉलिड प्रिंसिपल का पहला प्रिंसिपल देखा था, विच इज सिंगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जिसको अपन SRP भी बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन उसका सेकेंड प्रिंसिपल देखने वाले हैं। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। तो जो अब हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है उसको हम बोलते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अब वो क्या होता है वो समझते हैं। तो उसकी डेफिनेशन बोलती है कि एज पर OCP सॉफ्टवेयर एंटिटीज like classes, modules, functions should be open for extension but closed for modification. इसका मतलब क्या होता है? This means that the behavior of a module can be extended without modifying its source code. The goal is to reduce the risk of breaking existing functionality when requirement changes. इसका मतलब सिंपली अपन ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्लास है और उस क्लास की कोई फंक्शनैलिटी है। मैं बोल देता हूँ मेरे पास क्लास A है और उस क्लास के अंदर कोई एक मेथड भी हो सकता है मेरा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो क्लास है ये बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे यूज हो रही है जो मुझे आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपन बोल देते हैं P1, P2, P3 ऐसे हमारी प्लेसेस जहां पर ये कोड और मेथड यूज हो रहा है। अब अगर मैंने मेथड चेंज कर दिया
फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका पैरामीटर चेंज कर दिया या फिर लॉजिक चेंज कर दिया, तो मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ पर इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो ब्रेक हो जाएगी। तो मैं इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर, चेंजिंग द लॉजिक, चेंजिंग एनीथिंग इन दिस मेथड, मैं क्या ट्राई करूंगा कि मैं एक एक्सटेंशन बनाऊंगा और उस एक्सटेंशन को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जिससे इस मेथड में कोई चेंजेस ना करूं, पर एक एक्सटेंशन बना दूं इस मेथड के ऊपर। अब कभी भी मुझे कोई भी न्यू फंक्शनैलिटी कॉल करनी है तो आई कैन कॉल विद द हेल्प ऑफ दैट न्यू एक्सटेंशन। तो ये मेरा काम होगा। तो दिस इज व्हाट ओसीपी सेज। ठीक है, अब इसकी रियल लाइफ एनालॉजी क्या होती है तो अपन इसको समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ ओसीपी इन रियल लाइफ विद द हेल्प ऑफ अ पावर एडेप्टर, जो कि अपने लैपटॉप चार्जर्स, फोन चार्जर्स होते हैं। Imagine you travel from India to UK. Your Indian charger does not fit into the UK power sockets. Instead of buying a new charger, you use a travel adapter. जैसे आपको पता है कि इंडिया में हमारे जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, वेरेस जो यूके में अपने चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं जो कि सॉकेट बोर्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, वहां पे पिन वाले यूज होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी लैपटॉप है, अब उसका मेरे पास जो अडेप्टर है, चार्जिंग अडेप्टर, उसके जो पिन होंगे अगर वो इंडिया के हिसाब से हैं तो यूके में वो फिट नहीं होंगे। तो क्या मैं उसके लिए एक न्यू चार्जर खरीदूं? ऐसे में जब भी किसी भी कंट्री में जाऊंगा तो क्या मैं एक न्यू चार्जर खरीदूंगा? तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इंस्टेड में क्या करूंगा कि मैं एक एक्सटेंशन खरीद लूंगा। तो यही अपन बोलते हैं कि द अडेप्टर एक्सटेंड योर एग्जिस्टिंग चार्जर यूजेबिलिटी नाउ वर्क्स इन यूके। तो अपन यही बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग अ न्यू चार्जर यू यूज अ ट्रैवल अडेप्टर। ठीक है, जिसको अपन एक्सटेंशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज यू डिड नॉट मॉडिफाई द चार्जर इटसेल्फ। Similarly, in code, OCP encourages adding new functionality via extension rather than altering existing stable code. इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपका कोड है आप उसको चेंज मत करो, जो आपका मेन कोड है, जो सोर्स कोड है, इंस्टेड उसमें कोई एक एक्सटेंशन ऐड कर दो जिससे उसकी जो फंक्शनैलिटी, कैपेबिलिटी है उसको और एनहेंस कर दें। तो यही हमारा ओसीपी कहता है। ठीक है, तो अपन ने चार्जर के थ्रू इसकी रियल लाइफ एनालॉजी समझ ली। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स नाउ यूज अ रीजन बेस्ड टेक्स्ट कैलकुलेशन। एग्जाम्पल इंडिया, यूएस, यूके रहेंगे हमारे पास इन एन इनवॉइसिंग सिस्टम टू एक्सप्लेन द ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ठीक है, एज एन इनवॉइस सिस्टम ग्रोज इट मस्ट हैंडल टेक्स्ट रूल फॉर डिफरेंट रीजन्स, द वैल्यूज माइट नॉट बी एक्यूरेट। ठीक है, इंडिया के क्या होगा 18%, यूएस का 8%, यूके का 12%। ये वैल्यूज रैंडम है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए यूज हो रहा है। तभी यहाँ पर बोला गया कि वैल्यूज माइट नॉट बी एक्यूरेट। ये हमारे लिए काम की नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास पहला कोड क्या होगा? हमारे पास पहला कोड होगा कि हमने एक क्लास बनाई इनवॉइस प्रोसेसर, उसके अंदर हमने बनाया कैलकुलेट टोटल, उसके अंदर हमने पास किया रीजन अमाउंट और हमने इफ एल्स कंडीशन लगा दी। अब मैंने पहले बोला कि मेरा इंडिया होगा तो इस तरीके से कैलकुलेट करो, यूएस होगा तो इस तरीके से करो, यूके होगा तो इस तरीके से करो, और अगर मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है तो मैं डायरेक्ट अमाउंट पास कर दूंगा, नो टैक्स फॉर अननोन रीजन। ठीक है, इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड सही है। लेकिन कल को मेरे पास एक और रीजन आ गया। ठीक है, अब अगर मेरे पास एक न्यू रीजन है तो उसको मैं यहाँ पर ऐड कैसे करूं? तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं इस पर्टिकुलर मेथड को अपडेट करूंगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर मैं इसको अपडेट कर रहा हूं, पुराना कोड में मैंने कोई भी गलती से चीज चेंज कर दी तो मेरी एक्चुअल फंक्शनैलिटी ब्रेक हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। अब इस चीज को करेक्ट वे में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सीखेंगे। तो ये एक एग्जांपल है बैड कोड का, जो कि हमारा ओसीपी को फॉलो नहीं करता। अब अपन एक गुड कोड देखते हैं। तो अपन क्या करेंगे अपने कोड में कि विद द हेल्प ऑफ एबीसी, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन पाइथन, हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट कैलकुलेटर करके एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे और उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट टेक्स्ट करके एक मेथड अपन ने बनाया, जो कि हम चाहते हैं आगे आने वाली हर रीजन की जो हमारी टेक्स्ट कैलकुलेटर क्लास है फॉलो करे। तो ये अपन ने क्या बना दिया, ये अपन ने उसके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, इंटरफेस कह लो आप। ठीक है, नेक्स्ट इज अब हम रीजन स्पेसिफिक टेक्स्ट कैलकुलेटर बनाएंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने इंडिया का बनाया, उसके अंदर कैलकुलेट टेक्स्ट होगा, तो उसमें मैं रिटर्न कर दूंगा कि जो भी आप अमाउंट दे रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.18 से, बिल्कुल करेक्ट। यूएस का होगा तो 0.08 से, यूके का होगा तो 0.12 से। तो मैंने 3 क्लासेस बना दी जो कि मेरी इनहेरिट करती है टेक्स्ट कैलकुलेटर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो बेसिकली ये मेरी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो उसको इनहेरिट करती है, दैट मीन्स उसके जितने भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं वो होने ही चाहिए। तो उसको फॉलो करके मेक श्योर करा कि इन तीनों
क्लासेस में जो कि रीजन स्पेसिफिक टेक्स्ट कैलकुलेटर है वो पर्टिकुलर मेथड होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे कि अपन ने इनवॉइस करके एक अपनी मेन क्लास बनाई। अब ये जो इनवॉइस क्लास है ये दो चीजें लेंगी आपसे, पहला तो अमाउंट विच इज गुड, अमाउंट चाहिए, दूसरा टेक्स्ट कैलकुलेटर। अब ये टेक्स्ट कैलकुलेटर बोलता है कि किस पर्टिकुलर रीजन के लिए आप चलाना चाहते हो। अब जिस भी पर्टिकुलर रीजन के लिए चलाना चाहते हो उस पर्टिकुलर रीजन का आप ऑब्जेक्ट मुझे भेज दो। तो मैं क्या करूंगा कि मैंने अभी सेल्फ में दोनों चीजें ले ली, फिर मैंने बोला गेट टोटल अमाउंट। अब जब मुझे टोटल अमाउंट चाहिए तो जो करंट अमाउंट है उसमें मैं ऐड कर दूंगा सेल्फ डॉट टेक्स्ट कैलकुलेटर। ये जो सेल्फ डॉट टेक्स्ट कैलकुलेटर है ये हमारी क्लास है, ये हमें फंक्शन प्रोवाइड करती है कैलकुलेट टेक्स्ट, और उसके अंदर अपन को पास करना है सेल्फ डॉट अमाउंट। अब ये जो कैलकुलेट टेक्स्ट है ये किस पर्टिकुलर रीजन का है ये हमें नहीं पता, ये हमें रन टाइम पे पता चलेगा कि हम कौन सा रीजन पास कर रहे हैं। तो अपन यही करेंगे कि मुझे अगर इंडिया का चाहिए तो मैंने इंडिया टेक्स्ट कैलकुलेटर पास किया तो मैंने इंडिया का कैलकुलेट होके आ गया। यूएस का चाहिए तो यूएस टेक्स्ट कैलकुलेटर पास किया तो यूएस का कैलकुलेट होके आ गया। यूके का चाहिए तो यूके का कैलकुलेट होके आ गया। इफ इन केस मुझे फ्यूचर में कुछ और चाहिए, मैं इस पर्टिकुलर क्लास को टच भी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा सीधे एक न्यू क्लास बनाऊंगा। मैं बोल दूंगा कि मुझे जर्मनी का चाहिए तो मैं बना दूंगा क्लास जर्मनी टेक्स्ट कैलकुलेटर, सेम मेथड बनाऊंगा, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जर्मनी का जो भी हमारे टेक्स्ट परसेंटेज है वो ऐड कर दूंगा, यहां पर पास कर दूंगा जर्मनी का टेक्स्ट कैलकुलेटर की क्लास और वो उसको यूज करके कैलकुलेट कर देगा। दैट मीन्स मैंने अपना जो मेन कोड था उसको टच भी नहीं करा, उसका जो एग्जीक्यूशन का पैटर्न है मैंने उसको भी चेंज नहीं करा। दैट मीन्स अब अगर ये मेरा फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस पे यूज भी हो रहा है तो फटेगा नहीं, क्योंकि उसका यूज होने का तरीका अभी भी वैसा का वैसा ही है, सेम का सेम है। तो ये हमारा फायदा होता है जब अपन ओसीपी को फॉलो करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हेन टू अप्लाई ओसीपी। तो द ओपन क्लोज प्रिंसिपल इज स्पेशली यूजफुल इन द फॉलोइंग सिनेरियोस। वो अपन सिनेरियो समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सिनेरियो है व्हेन अ मॉड्यूल इज एक्सपेक्टेड टू चेंज और इवॉल्व ड्यू टू शिफ्टिंग बिजनेस और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। दैट मीन्स हमारा जो भी मॉड्यूल है अगर वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज होगा ही होगा, इवॉल्व होगा ही होगा, तो उस पॉइंट पे हम चाहते हैं कि ओसीपी को प्रॉपरली फॉलो करें सो दैट हमारी चीजें जब चेंज या इवॉल्व हो रही हैं तो बार बार जो हमारा मेन सोर्स कोड है हमें उसमें चेंजेस ना करने पड़े, हमारा एक बार वो अपन कर लें और जितना चाहे फिर अपन चीजों को एक्सटेंड कर सकते हैं। Second is when there is a need to extend functionality without modifying existing tested code। तो ये तो हमें OCP बोलता है कि जब एक्सटेंड करना चाहते हो फंक्शनैलिटी की अपने एग्जिस्टिंग कोड की जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है प्रॉपर्ली, तो उस केस में अपन OCP यूज करते हैं। OCP प्रिंसिपल बोलता ही यही है कि आप ऐसा कोड बनाओ जिसमें चीज एक्सटेंशन हो पाए। तो ये यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही है कि OCP तब फॉलो करो जब हमें किसी भी कोड में कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करनी हो और जो हमारा मेन कोड है उसको हमें टच नहीं करना हो, मॉडिफाई नहीं करना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड है। सेम चीज। नेक्स्ट इज व्हेन डेवलपिंग फ्रेमवर्क, प्लगइन्स और एक्सटेंसिबल सिस्टम सच एज बिलिंग इंजन्स, टेक्स्ट कैलकुलेटर और यूआई कंपोनेंट्स। तो जैसा अपन ने ऊपर देखा था टेक्स्ट कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था, बिलिंग इंजन भी हो सकते हैं, यूआई कंपोनेंट तो आपको पता ही है, यूआई हमारा कीप ऑन मॉडिफाई होता है, कीप ऑन चेंजिंग होता रहता है, वहां पर भी हम ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज when aiming to safeguard stable production ready modules from regression caused by direct changes। इसका मतलब जब भी हम अपने प्रोडक्शन ग्रेड सिस्टम को सेव करना चाहते हैं कि कोई भी उनमें चेंजेस करे तो हमारा सिस्टम ब्रेक ना हो, तो उस टाइम पर भी हम ओसीपी प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली सब घुमा फिरा के वही बोल रहे हैं कि ओसीपी को तब फॉलो करो जब हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम में कोई भी लूपहोल्स ना आए, हमारे करंट लॉजिक कोई भी चेंज ना कर पाए, जितना हो सके उतना एक्सटेंड करो चीजों को। ये भी वही कह रहा है कि अगर हम एक्सटेंशन यूज करेंगे तो हमारा जो करंट कोड है वो फटेगा नहीं, तो वो प्रोडक्शन ग्रेड हो जाएगा, प्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। सेम चीज। नेक्स्ट इज व्हेन अ क्लास इज बिकमिंग अ गॉड क्लास handling too many responsibilities or branching logic which signals a need to extract behavior into separate extensible component। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लास है जिसके अंदर बहुत सारा कोड है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, तो हम चाहेंगे कि हम उसे जितना हो सके उतना क्लासेस में डिवाइड करें, एक मेन कोड बनाए और उसकी एक्सटेंशन बनाए, सो दैट इन फ्यूचर हमें कुछ भी चीजें ऐड करनी है तो हमारा फटे ना कोड। ठीक है, तो यही बोलता है कि अगर आप एक ही क्लास में सब कुछ ऐड कर दोगे तो आपको इन फ्यूचर ओसीपी को फॉलो करने के लिए अपनी चीजों को डिफरेंट क्लासेस में, इंटरफेस में ब्रेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, दैट सेड अप्लाइंग द प्रिंसिपल प्रिमिटिवली विदाउट क्लियर एक्सटेंशन नीड्स
can introduce unnecessary abstraction and complexity. It is generally most effective when applied in response to observed pattern of change or a well understood need for scalability. इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कोड के इनिशियल फेज में हो, दैट मीन्स आप कोई चीज बिल्डिंग फेज में हो, उस चीज में आप पैटर्न्स नहीं देख सकते, बट आपका कोड एक सर्टेन पॉइंट तक बन चुका है, वो इवॉल्व होने की स्टेज पर है, तब आपको कुछ उसमें पैटर्न्स दिखेंगे। जब आपको पैटर्न्स दिखेंगे तो आप उन पैटर्न्स को लेके क्लासेस बना सकते हो और अपने कोड को ब्रेक कर सकते हो डिफरेंट कंपोनेंट्स में। और ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक मैच्योर कोड हो। जब आप बहुत इनिशियल स्टेज पर हो तब आप पैटर्न फाइंड नहीं कर सकते। तो यही ये लाइन बोलती है कि यू कैन वर्क ऑन पैटर्न्स बट ओनली व्हेन यू हैव अ मैच्योर कोड। नेक्स्ट इज common misconceptions about OCP. There are few misconceptions that revolve around OCP. ठीक है, पहला is open close means code should never be changed again, which is wrong. इसका मतलब ये नहीं होता। अपन पढ़ लेते हैं। This interpretation overlook the intent of OCP. The principle emphasize avoiding changes to core logic while allowing the behavior to be extended safely. इसका मतलब अगर हम अपने कोड को एक्सटेंड कर सकते हैं सेफली, तो उस केस में हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि अपने मेन लॉजिक को कहीं से भी अपडेट करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मेन लॉजिक को अपडेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आपके पास कोई कोड है जिसको आप और बेटर कर सकते हो कि वो और बेटर ओसीपी फॉलो करे, तो आप अपने मेन लॉजिक में भी चेंजेस करोगे सो दैट वो और बेटर परफॉर्म करे अपने ओसीपी के केस में। रीफैक्टरिंग एक ऐसी चीज है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो कि हमेशा हर पॉइंट पर रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर कोई चीज एक्सटेंशन से काम कर रही है तो उस पॉइंट पे हम रिफैक्टरिंग अवॉइड करना चाहते हैं। ओसीपी हमें यही बोलता है। नेक्स्ट इज ओसीपी लीड्स टू मेनी क्लासेस सो इट्स ओवरकिल। तो ये क्या बोलता है? इट्स ट्रू दैट अप्लाइंग ओसीपी ऑफन रिजल्ट्स इन मोर क्लासेस और इंटरफेसेस। हाउएवर दिस ट्रेड ऑफ typically improves modularity, testability and maintainability, especially in system expected to evolve. इसका मतलब having more classes, जो कि OCP के थ्रू अगर अपन कोड जनरेट करते हैं, OCP प्रिंसिपल को फॉलो करके कोड बनाते हैं, तो मोर क्लासेस होती ही हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हमारा कोड बेकार है, उससे हमारे कोड की मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी एंड ओवरऑल मॉड्यूलैरिटी इंक्रीज होती है। तो वही हमारा मेन गोल है। नेक्स्ट इज OCP makes the code harder to read. इसका मतलब क्या होता है? In small or short-lived projects, adding abstraction can feel unnecessary. Okay, but in systems with complex behavior or frequent changes, that means ऐसे system जिनका behavior complex है, जैसे payment systems हो गए, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा frequent changes होते हैं, वहां पर well-structured extensibility can actually improve the clarity by separating concerns and reducing conditional logic. इसका मतलब जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं या फिर जहां पे चीजें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, वहां पे ऑब्वियसली वेल स्ट्रक्चर एक्सटेंसिबिलिटी होना वो हमारे फ्रीक्वेंट चेंजेस होने से बचाता है और हमें बहुत ज्यादा इफ एल्स नहीं लगाने पड़ते। वही बोलता है कि रिड्यूस करता है कंडीशनल लॉजिक। तो ये ओवरऑल बेटर ही होता है। नेक्स्ट इज ओसीपी शुड बी अप्लाइड अपफ्रंट। ये ध्यान से पढ़ना। Applying OCP preemptively can result in unnecessary abstraction and complexity. That means अगर बहुत अर्ली स्टेज पे आप OCP अप्लाई कर रहे हो तो अननेसेसरी एब्स्ट्रैक्शन करेगा, तो अर्ली स्टेज पर रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज ऑफन मोर इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू इमर्जिंग पैटर्न्स ऑफ चेंज। दैट मीन्स जब आपका कोड मैच्योर हो जाए, आपको खुद पैटर्न्स दिखने लगे, उस लेवल पर एब्स्ट्रैक्शन करना चाहिए और ओसीपी को फॉलो करना चाहिए। जब आप बहुत अर्ली स्टेज पर हो मत करो, वो अननेसेसरी एब्स्ट्रैक्शन होगा, बेफालतू की चीजें बनाओगे, नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज refactoring contradicts OCP. ये तो बहुत ही गलत है। Refactoring is not a violation of OCP. On the contrary, it is frequently a step towards making code compliant with OCP by improving its structure and extensibility. तो ये बोलता है कि refactoring करना, इसका मतलब ये नहीं है कि OCP को हम चेंज कर रहे हैं या OCP को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है। Refactoring तो हम हमेशा करेंगे, हम अपने कोड को और बेटर बनाएंगे जिससे वो और बेटर कंपैटिबल हो जाए हमारे ओसीपी के लिए। तो रीफैक्टरिंग इज मस्ट, हर सिस्टम में रीफैक्टरिंग होती है, लेकिन
तब जब हमें एक्चुअली से इंप्रूव करना है ओसीपी के लिए। हमें लॉजिकल रिफैक्टरिंग नहीं करनी, जैसे मैंने टेक्स्ट के लिए बताया था कि हम ये नहीं चाहते कि हम उसमें टेक्स्ट की बार बार रीजन बाय रीजन इफ एल्स कंडीशन ऐड करते रहे, लेकिन ओवरऑल हमने कोड को चेंज किया, हमने उसमें अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास डाली, हमने फिर उसके अंदर रीजन बेस्ड क्लासेस करी, तो ये देखा जाए तो रिफैक्टरिंग ही तो है, लेकिन हमने रिफैक्टरिंग करी है ओवरऑल कोड को ओसीपी के लिए बनाने के लिए, ना कि हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई है। तो समझिए दोनों चीजें अलग है। नेक्स्ट इज OCP makes retesting legacy code unnecessary. ध्यान से पढ़ना। While the principle aim to reduce the need for modifying and retesting stable components, new extensions still require thorough testing to ensure correctness and integration. इसका मतलब आपने फॉर एग्जांपल OCP फॉलो करके अपनी क्लासेस बना ली, टेस्ट कर ली, अच्छा काम कर रहा है, पर इन फ्यूचर जब आप उसके एक्सटेंशन बना रहे हो, एक्सटेंशन क्लासेस बना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको टेस्ट नहीं करोगे, उसको भी टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उस केस में इंटीग्रेशन भी तो चेक करना है कि प्रॉपर्ली इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं। पता चला आपने जो अपने कंपोनेंट्स बनाए वो इंटीग्रेट प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहे, तो वो भी हमारे लिए गलत है। तो इसलिए टेस्टिंग तो हमेशा रिक्वायर्ड है और हमेशा थॉरो टेस्टिंग करो, ठीक है। तो यही था बेसिकली अपना ओसीपी, जिसको अपन बोलते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आ गया हो, पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छे समझ में आया हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। अपन सॉलिड प्रिंसिपल को पढ़ रहे थे, उसमें अपन अभी तक के सॉलिड प्रिंसिपल के 2 प्रिंसिपल देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना थर्ड प्रिंसिपल देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और उसको समझते हैं। तो जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है उसको अपन बोलते हैं लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है वो समझ लेते हैं। तो ये बोलता है कि इफ एस इज अ सब टाइप ऑफ टी, then object of type T may be replaced with the object of type S without altering the correctness of the program. ठीक है, आगे देख लेते हैं। This means that any subclass should be substitute for its parent class without breaking the functionality. अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्लास है T, उसके अंदर मेरे पास कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, मैं कह लेता हूं कि मेरे पास एक मेथड अवेलेबल है m। अब ये जो क्लास है t, मैं इसको कोड में बहुत जगह यूज कर रहा हूँ, मैं इसके ऑब्जेक्ट बना के इसको यूज कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल p1 जगह यूज कर रहा हूँ, p2 जगह यूज कर रहा हूँ, p3 जगह यूज कर रहा हूँ, प्लेसेस मान लेते हैं। प्रोग्राम सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने क्या किया, इन फ्यूचर मैंने एक सब क्लास बनाई जिसका नाम था s, ठीक है, वो मेरी t की सब क्लास है। अब मैंने क्या किया कि मैंने सेम मेथड बनाया m। अब मुझे लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जहां जहां भी आप t को यूज कर रहे थे, t क्लास को यूज कर रहे थे और t क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हमने सिर्फ इतना चेंज करा कि वो जो ऑब्जेक्ट होंगे वो अब s क्लास के होंगे। अब अगर वो ऑब्जेक्ट हमारी s क्लास के होंगे तो उस केस में हमारे कोड में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा के यहाँ पे कर दिया s, और मेरा कोड अभी भी प्रॉपर्ली काम करना चाहिए, मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ये चीज हम फॉलो कर पा रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। अगर नहीं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोड है वो हमारा जो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है उसको फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। आगे और देखते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इफ यू राइट कोड यूजिंग अ पेरेंट क्लास से शेप and later swap in a child class using the child class object in place of parent class object, जो कि मैंने आपको बताया। लाइक सर्कल, तो शेप मेरी थी पेरेंट क्लास, मेरी चाइल्ड क्लास थी सर्कल। द कोड शुड स्टिल वर्क विदाउट एरर्स और अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। इसका मतलब अगर हमने अपना जो शेप का ऑब्जेक्ट था उसको चेंज कर दिया सर्कल के ऑब्जेक्ट से, तो भी हमारा कोड प्रॉपरली काम करना चाहिए, उसमें कोई भी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, एरर या रॉन्ग आंसर नहीं आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द सब क्लास चेंजेस बिहेवियर इन अ वे दैट ब्रेक एक्सपेक्टेशन then it violates the LSP, Liskov substitution principle। ठीक है, अब इसकी एक रियल लाइफ एनालॉजी देख लेते हैं। इमेजिन यू रन अ पेट होटल and you have a general policy, any pet staying here must be able to fed, walked and groomed। ठीक है, मतलब उसको खाना खिलाया जा सकता है, वॉक करवाया जा सकता है एंड वो ग्रूम रहना चाहिए। ठीक है, इफ यू डिजाइन योर होटल टू हैंडल पेट्स and you have had dogs, cats, rabbit as a guest and things work fine,
मतलब अगर हमारे पास डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट्स हैं, तो कोई इशू नहीं आ रहा, हमारा जो होटल है, पेट होटल है, वो परफेक्टली काम कर रहा है। वेरी गुड। अब प्रॉब्लम कब आएगी? अज्यूम समवन ब्रिंग्स इन अ पेट स्नेक, कोई स्नेक को लेकर आ गया, तो इशू क्या होगा? यू ट्राई टू वॉक, इट कांट, यू ट्राई टू ग्रूम इट, डज नॉट मेक सेंस, यू ऑफर पेट फूड, स्नेक नीड्स लाइव माइस। मतलब ये तीनों कंडीशन बिल्कुल ही अलग है, और दैट मीन्स हमारा जो पेट होटल है वो इनको फॉलो नहीं कर सकता। समझ गए? सडनली योर नॉर्मल पेट होटल प्रोसेस ब्रेक, जैसा मैंने बताया जो होटल की प्रोसेस है वो ब्रेक हो गई, क्योंकि स्नेक वो सारी चीजें नहीं कर सकता, उसको हम प्रॉपर्ली फेड नहीं करवा सकते क्योंकि वो जनरली माइस वगैरह खाता है, या फिर अपन उसको वॉक नहीं करवा सकते, ग्रूम की तो बात ही नहीं है। योर सिस्टम एक्सपेक्टेड ऑल पेट्स टू बिहेव लाइक डॉग्स और कैट्स, बट दिस स्नेक ब्रेक्स द अजम्पशन, दिस क्रिएट्स एन एलएसपी वायलेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब वैलिड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं। इफ इंस्टेड समवन ब्रिंग इट इन अ पेट हैमस्टर, कोई एक हैमस्टर को लेकर आया होता, इट स्टिल ईट फूड, वेरी गुड, नीड्स अ केयर, यस, एंड मे बी डजंट वॉक आउटसाइड बट स्टिल फिट्स विद इन द एक्सपेक्टेड पेट बिहेवियर, you must make a minor adjustment like putting it in a wheel instead of walking it। आपको पता है ना, जो हमारा हैमस्टर होता है उसका जो व्हील होता है वो व्हील पे वॉक कर सकता है, बाहर नहीं कर सकता पर व्हील के अंदर कर सकता है। स्टिल फाइन, नो बिग सरप्राइजेस। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या बोलती है कि द पेट होटल नीड टू ट्रस्ट दैट एनी पेट विल बिहेव इन एक्सपेक्टेड वेज। If new pet completely changes the rules, the whole system becomes fragile. That's actually what the Liskov substitution principle protect us from in our software, making sure that substituting one thing for another does not break the expected behavior। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा लिस्कॉफ प्रिंसिपल है वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि अगर आज को हम कोई चीज को या फिर किसी क्लास को किसी और क्लास से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे जो सिस्टम का एक्सपेक्टेड बिहेवियर है अगर वो चेंज नहीं होता तो अपन बोलते हैं कि हमारा सिस्टम जो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल उसको फॉलो कर रहा है। एंड अगर ऐसा नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि ये वायलेशन है हमारा एलएसपी का। ठीक है, अब अपन एक कोड का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मेरे पास एक क्लास है रेक्टेंगल क्लास, उसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर मैंने विड्थ और हाइट करके अपने क्लास वेरिएबल्स बनाए। वेरी गुड। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम था सेट विथ, जो क्या करता था हमारी विथ को सेट करता था, रेक्टेंगल की विथ को। सिमिलरली मेरे पास एक और मेथड है सेट हाइट, जो कि मेरी हाइट सेट करता था। एंड फाइनली मेरे पास एक गेट एरिया करके मेथड है जो क्या करता है विथ इनटू हाइट करके मुझे एरिया दे देता है रेक्टेंगल का, विच इज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास एक और क्लास है जो है मेरी स्क्वायर, जो इनहेरिट करती है मेरी रेक्टेंगल क्लास से। ठीक है, अब यहां पर मैंने सेट विथ और सेट हाइट करके अपने दो मेथड बनाए, लेकिन यहां पर मेरा बिहेवियर चेंज हुआ। क्यों? आपको पता है रेक्टेंगल की जो हाइट और विथ होती है वो सेम होती है, दैट मीन्स रेक्टेंगल की जो फोर साइड है उसमें से जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम होगी, और जो अदर अपोजिट टू साइड्स है उनकी जो लेंथ होगी वो सेम होगी। पर जो स्क्वायर है उसमें जो चारों साइड्स हैं उनकी लेंथ होगी सेम। तो यही हमारा स्क्वायर बोलता है कि अगर अपन सेट विथ को कॉल करते हैं तो मैं उस केस में अपनी विथ और हाइट दोनों को चेंज करूंगा। अगर आप सेट हाइट कॉल करोगे उस केस में भी मैं अपनी हाइट और विथ दोनों को चेंज करूंगा। तो जो मेरा रेक्टेंगल का फंक्शन था, रेक्टेंगल के जो मेरे मेथड्स थे और जो स्क्वायर के मेथड्स थे, वहां पे बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब सेट विथ या सेट हाइट करो एक ही मतलब है। अब आगे देखते हैं, मैंने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट एरिया, जो कि मुझसे आर लेता है। आर क्या है? ऑब्जेक्ट है इन दोनों में से किसी भी एक क्लास का। ठीक है, और यहां पर हम सेट विथ और सेट हाइट कॉल करते हैं और एरिया निकालते हैं। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मेन के अंदर गए, हमने क्या करा कि हमने जो अपनी स्क्वायर क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया आर और उसको प्रिंट एरिया में भेज दिया। अब ये जो आर है इसकी अगर विथ है 5, हाइट है 10, तो क्या अपन बोल सकते हैं कि हम करेक्ट वैल्यूज पास कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हाइट होगी वही विथ होगी इन केस ऑफ स्क्वायर। तो अगर आपने पहले विथ सेट कर दी 5 और फिर हाइट सेट करी 10, इसका मतलब आपकी जो हाइट और विथ है वो नेक्स्ट कॉल में 10 हो गई होगी।
और उसके बाद जब आप एरिया निकालने जाओगे तो आपका आएगा 100 विच इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो कॉल करने का तरीका है यही गलत है। अगर हम विड्थ और हाइट को अलग अलग सेट कर रहे हैं तो हमारा जो स्क्वायर क्लास कॉल करने का तरीका है वो ही गलत है। अगर हमें प्रॉपरली एक स्क्वायर क्लास बनानी है तो वहां पे सेट विड्थ सेट हाइट की जगह सेट लेंथ होना चाहिए था, वो लेंथ पास करते और एरिया निकालते, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हुआ गलत। यहीं पर अगर ये रेक्टेंगल होती तो ये लॉजिक सही होता, फिर हमारा 15/5 आ जाता विच इज 50 विच इज कंप्लीटली फाइन। मतलब ये रेक्टेंगल के लिए तो सही काम कर रहा है पर स्क्वायर के लिए सही काम नहीं कर रहा है। तो अपन कह सकते हैं ये जो अपना कोड है, ये अपना जो एलएसपी है उसको फॉलो नहीं कर रहा। दैट मीन्स लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हमने क्लास चेंज करी तो उससे हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, हमारा आंसर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, जो कि हम नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिखाया कि एलएसपी वायलेट किस तरीके से होता है। इसका अपन थोड़ा सा थ्योरी भी समझते हैं। इन द अबव कोड स्क्वायर क्लास इज अ सब क्लास ऑफ रेक्टेंगल क्लास, अंडरस्टूड। द प्रिंट एरिया फंक्शन टेक्स अ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट and prints its area. Very good. To demonstrate the violation of LSP, the object of rectangle class is replaced with the object of square class. यहाँ पर now violation क्या हुआ, expected output था 50, actual output आया 100 since both the width and height became 10 and देखा जाए तो स्क्वायर के लिए ये कॉल करना ही गलत है। So if the square violates LSP because it changes the behavior of set width and set height, breaking the assumption of the parent class. तो बेसिकली ये जो हमारी स्क्वायर क्लास है इसने हमारी पेरेंट क्लास का बिहेवियर अजम्पशन चेंज कर दिया विच इज रेक्टेंगल। तो अपन कह सकते हैं कि ये एलएसपी को फॉलो नहीं कर रहा। दैट्स इट। नेक्स्ट इज व्हाई डज एलएसपी मैटर, समझते हैं। सबसे पहले अनप्रिडिक्टेबल code relying on base class assumption will break with certain subclasses। तो LSP इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर हमारा LSP नहीं होगा तो जितने भी हमारे बेस क्लास के सब क्लास बनेंगे उनका बिहेवियर बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा बिहेवियर प्रेडिक्टेबल रहे, हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे पास जो हमने अजम्पशन लिए हैं उसके बेसिस पे ही हमारे आउटपुट्स आए। नेक्स्ट इज हार्ड टू मेंटेन, एडिंग न्यू सबक्लासेस रिक्वायर रीचेकिंग ऑल यूसेज। इसका मतलब अगर हमारी सारी की सारी सब क्लास डिफरेंट बिहेवियर करेंगी कंपैरेटिवली टू आवर बेस क्लास, तो उस केस में हमें हर बार अपनी सारी जितनी भी सब क्लासेस हैं उनको चेक करना पड़ेगा, उनके यूजेज देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे यूजेज हो रहा है। एंड हम ऐसे कब तक चेक करेंगे, अगर हमारा कोड बेस बड़ा हो गया तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड जो होल पर्पस था एलएसपी का वो हमारा बेकार हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारा एलएसपी का पर्पस है वो फॉलो हो, कि हमारी जो बेस क्लास है उसी तरीके से हमारी बाकी की सब क्लास बिहेव करे, सो दैट हमारी रीचेकिंग बच जाए। और कोई भी नया यूजर आता है, नया डेवलपर आता है और अगर उसको हम बोल दें कि हम एलएसपी फॉलो कर रहे हैं तो वो भी बहुत कामली कोड को देख पाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि उसे सारी सब क्लासेस चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बेस क्लास चेक कर देगा, उसके बेसिस पे सारी सब क्लास बिहेव करेंगी। नेक्स्ट इज बग प्रोन, रन टाइम एरर, रॉन्ग आउटपुट और इनकंसिस्टेंट बिहेवियर। जैसे मैंने बताया अभी अपना रेक्टेंगल स्क्वायर का देखा ही था कि जो इनकंसिस्टेंट बिहेवियर था, रेक्टेंगल में सेट हाइट सेट विड्थ कुछ और थी, स्क्वायर में वो मेथड तो सेम थे, बिहेवियर चेंज हो गया, अनएक्सपेक्टेड हमारा आउटपुट आया। तो इस केस में हमारी एरर तो नहीं आई रेक्टेंगल स्क्वायर वाले में, बट रॉन्ग आउटपुट आया, हमारा इनकंसिस्टेंट बिहेवियर था, तो वो हम नहीं चाहते। नेक्स्ट इज लेस रीयूजेबल, सब्स्टिट्यूटिंग चाइल्ड ऑब्जेक्ट बिकम डेंजरस। ऑब्वियसली जैसा आपने स्क्वायर के केस में देखा, हमने चेंज तो कर दिया पर उसका कोई सेंस ही नहीं बना, वो बहुत डेंजरस था एक्चुअल यूजर के लिए, तो वो चीज गलत हो गई ना, हम गलत फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज लेस रीयूजेबल, यूजर वो यूज करना ही नहीं चाहेगा। नेक्स्ट इज टाइट कपलिंग, क्लाइंट कोड ends up getting tightly coupled to specific types मेकिंग इट लेस मेंटेनेबल। इसका मतलब अगर हम इस तरीके से कोड लिखेंगे जिसमें अपन एलएसपी को फॉलो नहीं कर रहे तो हमारी चीजें बहुत टाइटली कपल हो जाएंगी, कि मतलब हमारा ये पर्टिकुलर मेथड सिर्फ एक ही जगह यूज हो सकता है, अलग मेथड कोई एक ही जगह यूज हो सकता है, तो उन चीजों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है ना, हर क्लास बनानी पड़ेगी, हर बार नया बिहेवियर बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा और हर चीज डिफरेंट होगी, जो कि हम नहीं चाहते। हम पैटर्न्स को देखना अवॉइड कर देंगे उस केस में, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम पैटर्न्स को प्रॉपर्ली देखें सो दैट हम पैटर्न्स को यूज करके अपने कोड को सिंपल बना पाए, सेम तरीके का कोड बार बार यूज कर पाए। ठीक है, hence to avoid this problem while working on a huge code basis it is recommended to follow the Liskov substitution principle whenever possible। ठीक है, next is how to spot
LSP वायलेशंस। ठीक है, तो पहला क्या होगा, डज द सब क्लास ओवरराइड मेथड्स इन अ वे दैट चेंजेस मीनिंग और अजम्पशंस। जैसा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में देखा था कि जो स्क्वायर है उसने जो अपने मेथड थे उनको इस तरीके से ओवरराइड कर दिया कि उसने जो रेक्टेंगल का बिहेवियर था वही बदल दिया। तो अपन कह सकते हैं उस केस में कि अपना जो LSP है वो हमारा फॉलो नहीं हुआ, वो वायलेशन था। नेक्स्ट इज, कैन आई रिप्लेस द बेस क्लास विद द सब क्लास एवरीवेयर विदाउट चेंजिंग एक्सपेक्टेड बिहेवियर और ब्रेकिंग करेक्टनेस। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अपनी पेरेंट क्लास जहां जहां पर भी यूज हो रही है, अगर मैं उसकी जगह कोई भी सब क्लास यूज कर लूं तो उस केस में मेरा कोड का बिहेवियर बदलना नहीं चाहिए, मेरे रॉन्ग आंसर्स नहीं आने चाहिए, कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अगर ये हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा तो अपन बोलेंगे ये अपनी वायलेशन है। नेक्स्ट इज, डज द सब क्लास थ्रो अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन और रिटर्न रॉन्ग वैल्यूज। सेम, कि अगर एरर या रॉन्ग वैल्यू आ रही है सब क्लास चेंज करने पे, पेरेंट क्लास को सब क्लास से चेंज करने पे, तो भी वायलेशन है। उसके बाद अपना आता है, डज द सब क्लास वीकन एनी प्री कंडीशन और स्ट्रेंथन एनी पोस्ट कंडीशन। दैट मीन्स हमारे क्लास को कॉल करने की पहली की कंडीशंस और बाद की कंडीशन में कोई चेंजेस आते हैं, उसको वीक करना या स्ट्रेंथ करना, कोई भी चेंजेस आते हैं तो भी अपन कह सकते हैं कि ये अपना LSP का वायलेशन है। हमारी जो कंडीशंस हैं वो वैसे की वैसी ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी चीज का आंसर आता है यस, तो अपन कह सकते हैं LSP का वायलेशन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज की प्रिंसिपल्स टू फॉलो। तो पहला होता है, सब क्लास शुड ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेरेंट क्लास। इसका मतलब हमारी अगर हम पेरेंट क्लास बना रहे हैं और उसमें हमारे मेथड्स हैं तो सब क्लास को उस चीज को, उस एक्सपेक्टेशन को अच्छे से समझ के मेथड इस तरीके से बनाना चाहिए कि हमारी पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी को ओवरराइड ना करें। एंड अगर हम लोग पेरेंट क्लास को अपडेट भी कर दें सब क्लास के साथ तो हमारे मेथड्स का बिहेवियर सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट यही बोलता है। सेकेंड इज, अवॉइड ओवरराइडिंग मेथड्स इन अ वे दैट चेंजेस बिहेवियर ड्रास्टिकली। आपने जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में था वो आपने देख ही लिया था कि जो हमारा एरिया था वो बिल्कुल ही गलत आ रहा था, रॉन्ग आंसर आ रहा था। और यहाँ पे बोलता है कि बिहेवियर को इस तरीके से आपको ओवरराइड नहीं करना कि वो बिहेवियर को ड्रास्टिकली चेंज कर दे। थोड़ा बहुत चेंजेस के बाद अगर आपको इनपुट आउटपुट सही तरीके से उसको हैंडल कर पाए चलेगा, पर ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इज, प्रेफर कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस वेन एवर पॉसिबल। अब इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्लास है, ठीक है, ए, और मेरे पास कोई क्लास है बी जिसको मैंने इनहेरिट करा है ए से। तो ये तो मेरा हो गया इनहेरिटेंस। कंपोजिशन क्या होता है कि अगर मैं यहीं पर एक क्लास सी बना दूं और जो मेरा कंस्ट्रक्टर होता है, दैट मीन्स जो मेरा इनिट होता है पाइथन में, उसके अंदर मैंने सेल्फ डॉट और ऑब्जेक्ट बना लिया ए का, मैंने बोल दिया ए इज इक्वल टू ए, तो ये होता है हमारा कंपोजिशन। तो यही बोलता है कि अगर आप कंपोजिशन फॉलो कर सकते हो ओवर इनहेरिटेंस जहां जहां पे भी पॉसिबल है तो आप उसको फॉलो करिए, वो बेटर अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट इज, थिंक इन टर्म्स ऑफ इंटरफेसेस एंड बिहेवियरल कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब आप ये सोचिए कि आपकी जो भी पेरेंट क्लास है वो आपका एक इंटरफेस है और इंटरफेस को स्ट्रिक्टली अपन फॉलो करते ही हैं, इट्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो इसका मतलब आपको वो मेथड फॉलो करनी है, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगी। तो आप पेरेंट क्लास को उस तरीके से फॉलो करिए सो दैट आप कभी भी सब क्लास में अगर इनहेरिट कर रहे हैं अपनी पेरेंट क्लास को तो वो फटे ना, कभी भी रॉन्ग आंसर ना आए, एक्सेप्शन ना आए और बिहेवियर में चेंजेस ना हो। यही बोलता है। नेक्स्ट इज, सब क्लास शुड ओनली एक्सटेंड नॉट रिस्ट्रिक्ट बिहेवियर। दैट मीन्स जो हमारी सब क्लास होगी वो अगर हमारी बेस क्लास से इनहेरिटेड है तो आप उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको आप एक्सटेंड तो कर सकते हो, लेकिन उसमें जो ऑलरेडी चीजें अवेलेबल हैं उनको आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्योंकि जहां जहां पर भी आपकी जो बेस क्लास है आप उसका ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो और कभी आपने रिप्लेस करा उसको सब क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो जो उसकी करंट फंक्शनैलिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, बट आप उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हो सो दैट इन फ्यूचर कहीं और आप उस सब क्लास को यूज कर रहे हो तो उसका एक्सटेंडेड बिहेवियर यूज कर सकते हो, वो चलेगा। लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना उसके करंट बिहेवियर को, वरना इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि हमारा जो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है वो क्या होता है। आई नो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ज्यादा इंस्पायर्ड है प्रिंसिपल, तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इनको समझने में। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझिए, उसके बाद आपको ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों,
माय नेम इज यश। अपन सॉलिड प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे। अभी तक अपन अपने 3 सॉलिड प्रिंसिपल देख चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 4th सॉलिड प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं आईपैड पे और उसको स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा 4th प्रिंसिपल है वो है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है वो समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है, इट सेज डोंट फोर्स अ क्लास टू डिपेंड ऑन मेथड इट डज नॉट यूज। पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये बोलता है कि क्लास में कोई भी ऐसे मेथड मत रखो जो कि हम यूज नहीं करने वाले हैं। अब अपन उसकी अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं। सपोज यू ऑर्डर एन उबर एंड यू आर जस्ट अ राइडर, यू ओनली केयर अबाउट बुकिंग राइड्स, ट्रैकिंग द ड्राइवर एंड पेइंग। ठीक है, यू डोंट केयर अबाउट पिकिंग अप पैसेंजर्स, वेरीफाइंग ड्राइवर लाइसेंस और मैनेजिंग अर्निंग, दैट्स फॉर ड्राइवर्स। बिल्कुल सही बात है। बट वॉट इफ द ऐप गिव यू वन मासिव इंटरफेस विद एवरीथिंग, राइडर फीचर एंड ड्राइवर फीचर? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आईएसपी हेल्प प्रिवेंट इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अपन उसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक क्लास है जिसको मैं बोल देता हूं कंपनी। अब ये जो कंपनी क्लास है इसके पास मेरे पास मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सेल्स टीम हो सकती है, मेरे पास फाइनेंस टीम हो सकती है, मेरे पास मार्केटिंग टीम हो सकती है, मेरे पास R&D टीम हो सकती है। ठीक है, अब मैं क्या करूं कि उस पर्टिकुलर कंपनी में ये सारी की सारी जो फंक्शनैलिटी है मैं एक ही क्लास में रख दूं। तो फॉर एग्जांपल, मैंने सेल से रिलेटेड सारी चीजें रख ली, मैंने फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें रख ली, मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीजें रख ली, एंड मैंने जो मेरे R&D है उससे रिलेटेड सारी चीजें रख ली। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरी क्लास कंपनी है उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 मेथड हैं सेल्स के, 4 मेथड हैं फाइनेंस के, एंड इसी तरीके से बाकी 2 कैटेगरी के भी मेरे पास 4 5 मेथड हैं। दैट मीन्स इस क्लास में मेरे पास ऑलमोस्ट 16 मेथड्स हैं। एंड मैं सारे मेथड हर जगह यूज नहीं करूंगा। जब भी मुझे सेल्स की बात करनी होगी मैं तब सेल्स के मेथड यूज करूंगा, जब मुझे फाइनेंस की बात करनी होगी तो मैं फाइनेंस के मेथड यूज करूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंटरफेस बना रहा होता। इंटरफेस मतलब कोई भी पाइथन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और अगर मैं इनको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता, दैट मीन्स अगर मुझे कभी फाइनेंस की बात करनी है तो भी मुझे सेल्स, मार्केटिंग और R&D के फंक्शन लगेंगे। मैं कभी मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ उस केस में भी मुझे जो सेल्स, फाइनेंस और R&D है उनके मेथड्स लेने ही पड़ेंगे क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो उसको अगर अपन को सेव करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी क्लास बनाई जिसको मैंने बोला कंपनी सेल्स, और उसके अंदर मैंने सेल्स से रिलेटेड मेथड्स डाल दिए। दूसरी बनाई मैंने कंपनी फाइनेंस, और कंपनी फाइनेंस से रिलेटेड मेथड बनाए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं तो इसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेंगे, तो मुझे कभी भी सेल्स की बात करनी होगी तो ये मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेकर आऊंगा। लेकिन उस केस में मुझे मेरे फाइनेंस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो मेरी फाइनेंस है वो एक सेपरेट क्लास है। मुझे अगर सेल्स की बात कर रहा हूं तो फिर इसकी कंपनी सेल्स क्लास के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड रिक्वायर्ड है। तो यही हमें बोलता है हमारा ISP। ठीक है, दैट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। तो मैंने क्या किया कि मैंने सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड R&D के सारे मेथड को एक सिंगल क्लास के अंदर रखने के बजाय मैंने चारों की सेपरेट क्लासेस बना दी, विच इज कंपनी सेल्स, कंपनी फाइनेंस, कंपनी R&D एंड कंपनी मार्केटिंग, एंड उसके अंदर उनके एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगे। सो दैट मुझे कभी भी सेल्स की बात करनी है तो मुझे सिर्फ सेल्स के एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेने पड़ेंगे, मुझे बाकी और क्लासेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो। अब अपन एक कोड से समझते हैं। तो हमारे पास एक कोड है जिसमें हम बोलते हैं उबर यूजर, और ये हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। उसके अंदर मेरे पास कुछ मेथड्स हैं। पहला मेरे पास है बुक राइड, दूसरा है एक्सेप्ट राइड, तीसरा है ट्रैक अर्निंग, चौथा है रेट पैसेंजर, और पांचवा है रेट ड्राइवर। ये मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे एक राइडर क्लास बनाऊंगा, और जब मैं राइडर क्लास बनाऊंगा तो मेरे पास जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं वो बनाना कंपलसरी होता है, ऐसा पाइथन बोलता है। तो मैंने पांचों के पांचों मेथड बनाए, लेकिन मुझे कौन कौन से मेथड रिक्वायर्ड थे राइडर क्लास के लिए, दैट इज बुक अ राइड एंड रेट ड्राइवर। मुझे एक्सेप्ट राइड, ट्रैक अर्निंग एंड रेट पैसेंजर मेथड की कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, लेकिन मुझे फिर भी बनाना पड़ा, ये मुझे फोर्सफुली करना पड़ा। जैसा कि अपन ने ऊपर वाले एग्जांपल में बोला था
कि अगर मुझे फाइनेंस चाहिए तो मुझे सेल्स, मार्केटिंग एंड R&D भी लेने पड़ रहे थे, मजबूरी थी मेरी। तो अब अगर इस चीज से बचना है तो क्या करें? तो उसके लिए अपन ने क्या करा, अपन ने दो सेपरेट क्लासेस बना दी। पहली बनाई राइडर इंटरफेस, दूसरी बनाई ड्राइवर इंटरफेस। राइडर इंटरफेस में रखा बुक राइड एंड रेट ड्राइवर, और ड्राइवर इंटरफेस में रखा एक्सेप्ट राइड, ट्रैक अर्निंग एंड रेट पैसेंजर। फिर जब हमें राइडर क्लास बनानी है और ड्राइवर क्लास बनानी है तो उसके हिसाब से हमने सिर्फ उन्हीं के मेथड्स को लेकर आए, और फिर जो भी उसमें डेफिनेशन डालनी है वो अपन डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने जो ISP था, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, उसको इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, और हमें एक्स्ट्रा अनयूज मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं है, और हम उन्हें किसी भी तरीके से अपने कोड में लेकर नहीं आ रहे हैं। हमें सिर्फ वही मेथड्स मिल रहे हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई हो। नेक्स्ट अपन कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ISP। सबसे पहले क्लीनर कोड बेस होगा, आप देख ही सकते हैं। पहले एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सब कुछ था और एक क्लास में सब कुछ था, यूज और अनयूज मेथड। तो हमारा जब हम उसे डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल इंटरफेस मल्टीपल क्लासेस में, तो हमारा कोड जो होता है वो क्लीनर हो जाता है। नेक्स्ट इज बेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या बोलता है? इजियर टू चेंज वन पार्ट विदाउट अफेक्टिंग अदर। अगर मैं सिर्फ राइडर की बात कर रहा हूँ या सिर्फ ड्राइवर की बात कर रहा हूँ और मुझे उससे रिलेटेड कोई भी नया फीचर ऐड करना है, तो मैं उस इंटरफेस में उसका मेथड बना दूंगा, और जो क्लास होगी वहां पर उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे सकता हूँ। मुझे अगर कुछ भी ड्राइवर में चेंज करना है तो राइडर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, राइडर में मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ड्राइवर पर फोकस करो, राइडर पे फोकस मत करो। नेक्स्ट इज हाई मेंटेनेबिलिटी। मेरी सारी क्लासेस एक सिंगल चीज को फॉलो कर रही हैं। अगर राइडर है तो फिर राइडर की बात कर रहा हूँ, ड्राइवर है तो फिर ड्राइवर की बात कर रहा हूँ। मुझे ड्राइवर के केस में राइडर की बात करने की जरूरत नहीं है, और राइडर के केस में ड्राइवर की बात करने की जरूरत नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर मुझे सिर्फ राइडर को मेंटेन करना है तो मुझे सिर्फ राइडर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को देखना होगा, और मुझे अगर ड्राइवर को मेंटेन करना है तो फिर ड्राइवर से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी को अपन कह सकते हैं कि हाई मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि अपन एक बार में एक छोटा सा कोड को ही देख रहे हैं, बहुत बड़ा कोड नहीं देख रहे जिसमें बहुत सारे इंटरफेसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूअर बग। अब सारी चीजें अगर सेग्रीगेटेड रहेंगी, एक सिंगल सिंगल फंक्शनैलिटी में डिवाइडेड रहेंगी, एक क्लास का कुछ लिमिटेड काम है तो लिमिटेड मेथड्स हैं, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि उस केस में हमारे पास बग्स भी कम होंगे, क्योंकि हम एक बार में एक ही चीज की बात कर रहे हैं, हमें मल्टीपल चीजों के इंटीग्रेशन पे फोकस नहीं करना, तो बग्स कम रहेंगे। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी। जैसा मैंने बताया कि मेरे पास अगर ड्राइवर क्लास है, मुझे कोई नया फीचर ऐड करना है तो मैं उस पर्टिकुलर क्लास को अपडेट कर दूंगा, उससे मेरी जो राइडर क्लास है वो कभी अफेक्ट ही नहीं होगी। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि हमारे स्केलेबिलिटी है, कि हमारी कोई भी चीज बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड नहीं है, कि अगर हमें एक चीज को इंक्रीज करना है, एक चीज में फीचर ऐड करने हैं, तो दूसरी चीज को भी देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, किसी चीज को इंक्रीज करना है उसी पर फोकस रखो और उसे आप स्केल कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Next is when to apply ISP. पहला is you see a class implementing methods it does not use. जैसे कि अपन ने ऊपर अपने एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पर हमने कुछ ऐसे मेथड्स बना दिए थे जो कि यूज नहीं है, जैसे एक्सेप्ट राइट, ट्रैक अर्निंग एंड रेट पैसेंजर मेथड हमें रिक्वायर्ड नहीं थे, फिर भी हमने बनाए। तो जब हमें ऐसा देखे, दैट मीन्स उस केस में हमें ISP अप्लाई करने की जरूरत है। दूसरा, एन इंटरफेस स्टार्ट टू ग्रो टू बिग एंड इज बीइंग यूज्ड बाय मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लासेस। जब मेरा इंटरफेस बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगे और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लासेस को यूज करने लगे, उस केस में भी मुझे ISP इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। जैसा अपन ने देखा था कि अपना जो ऊबर यूजर था उसका इंटरफेस ग्रो होते ही जा रहा था। नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू फीचर रिक्वायर्ड मॉडिफाइंग सेवरल अनरिलेटेड क्लासेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुझे कोई भी नया फीचर ऐड करना है तो मुझे बहुत ज्यादा अनरिलेटेड क्लासेस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। जब भी ऐसा देखें, दैट मीन्स ISP इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, हमें चीजें सेग्रीगेट करने की जरूरत है। हम एक इंटरफेस बनाएंगे जिसमें से लिमिटेड फंक्शनैलिटी हो किसी एक चीज से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट इज यू आर वर्किंग विद APIs और प्लगइन्स वे आर एक्सपोजिंग ओनली रेलिवेंट मेथड इंप्रूव यूजेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप कभी APIs के साथ काम कर रहे हो या प्लगइन्स के साथ काम कर रहे हो, तो आप सिर्फ उन्हीं चीजों को एक्सपोज करोगे, उन्हीं मेथड को एक्सपोज करोगे जो आपके उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। आप कोई भी चीज ऐसी एक्सपोज नहीं करोगे जो उससे अनरिलेटेड है। तो जब इस तरीके की चीजें आती हैं, उस केस में भी अपन कहते हैं कि अपन को ISP इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि उससे हमारी यूजेबिलिटी बेटर होती है। हमारी एक क्लास का एक सिंगल पर्पस होता है, एक सिंगल चीज पे वो फोकस करती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमारा ISP क्या होता है। इसमें हमने जो अपने कोडिंग एग्जाम्पल भी देखे थे
वो भी काफ़ी अच्छे थे और ईजी टू अंडरस्टैंड थे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आई होप आपको इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। अपन लोग अपने सॉलिड प्रिंसिपल्स को पढ़ रहे थे। अभी तक अपन ने अपने 4 प्रिंसिपल देख लिए हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 5th प्रिंसिपल देखने वाले हैं, जो कि अपना लास्ट प्रिंसिपल भी होगा सॉलिड प्रिंसिपल्स का। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना 5th प्रिंसिपल है उसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, शायद समझ में ना आए, पर अपन एक कोड एग्जांपल देखेंगे, उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स। ठीक है, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन एंड एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स। डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। आई होप आपको नहीं समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी। एक और बार पढ़ते हैं। ये बोलता है कि जो हाई लेवल मॉड्यूल्स है ना, वो हमारे डिपेंड नहीं होने चाहिए लो लेवल मॉड्यूल से। ओके, एंड बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। लेकिन जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं और जो लो लेवल मॉड्यूल्स हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होने चाहिए। पर जो एब्स्ट्रैक्शन है वो हमारी डिटेल्स पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए और डिटेल्स हमारी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड होनी चाहिए। ठीक है, इन सिंपलर वर्ड, rather than high level classes controlling and depending on details of lower level ones, both should rely on interfaces or abstract classes. This makes your code flexible, testable and easier to maintain. अब मैंने बोला था कि इसको अपन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपन एग्जाम्पल लेंगे अपना नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन। तो नेटफ्लिक्स यूजेस वेरियस रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजीज फॉर दिस एग्जांपल। पहली होगी रिसेंटली एडेड, मतलब जो भी न्यू वेब सीरीज या मूवीज हैं रिसेंटली एडेड करी गई हैं। ट्रेंडिंग नाउ, जो अभी ट्रेंडिंग है। और जॉनरा बेस्ड, बेसिकली जॉनरा बेस्ड हमारी कैटेगरीज होती हैं, वो हमारी रिकमेंड कर सकता है कि ये वेब सीरीज या मूवीज आप देख सकते हो। नाउ let's see how Netflix might badly or should correctly implement this using the dependency inversion principle. अब कोड के थ्रू अपन समझेंगे कि डेफिनेशन क्या बोल रही थी। तो हमारा पहला कोड है, ये हमारा डीआईपी को फॉलो नहीं कर रहा और ये बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड कोड है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे हाई लेवल क्लासेस हैं, जो लो लेवल क्लासेस हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली कपल्ड हैं, जो कि नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ डीआईपी। किस तरीके से वो अपन समझते हैं। तो रिकमेंडेशन इंजन हमारी मेन क्लास है और ये हमारा हाई लेवल क्लास है। जो रिसेंटली एडेड है ये अपनी लो लेवल क्लास है। जैसा कि हमें डेफिनेशन बोलती है कि हमारे पास जो हाई लेवल मॉड्यूल्स हैं और लो लेवल मॉड्यूल्स हैं, तो वहां पर हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि ये हमारा हाई लेवल मॉड्यूल है, ये हमारा लो लेवल मॉड्यूल है। ये अपन कैसे समझते हैं, जो मॉड्यूल हमारी दूसरी कोई क्लासेस को यूज करता है तो वो हो जाता है हमारा हाई लेवल मॉड्यूल, एंड इनको यूज करा जा रहा है इसलिए ये है लो लेवल मॉड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन इंजन के अंदर हम रिसेंटली एडेड क्लास को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये बन जाता है लो लेवल और ये बन जाता है हाई लेवल। अब यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। रिसेंटली एडेड के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, एक मेथड बनाया विच इज गेट रिकमेंडेशन, और हम यहां पर उसे किस तरीके से यूज कर रहे हैं कि जो रिकमेंडेशन इंजन है उसके अंदर मैंने रिसेंटली एडेड क्लास एक फिक्स कर दी है और उसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको मैंने सेल्फ के थ्रू एक क्लास वेरिएबल बना लिया है, और मैंने रिकमेंड करके जो मेरा मेथड है उसके अंदर गेट रिकमेंडेशन को कॉल कर रहा हूं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई और क्लास बनानी हो, जैसे कि मेरा ट्रेंड रिकमेंडेशन या जॉनरा बेस्ड रिकमेंडेशन, तो वो बनाना मुश्किल है क्योंकि यहां पर हमने इस तरीके से अपना हाई लेवल मॉड्यूल बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर अपन को डीआईपी का यूज करके कोड लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, जिसको अपन बोलते हैं डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तब अपन देखेंगे कि ऊपर वाले में ऐसी कौन सी चीज नहीं थी जो अपन ने नीचे वाले में इंप्लीमेंट करी, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो कि हमने यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, ऊपर हमने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाई। डिपेंडेंसी इन्वर्जन की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है कि हमारी जो मॉड्यूल्स हैं वो डिपेंड होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये हमारे डीआईपी को फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है।
तो अगर डीआईपी को फॉलो करना है तो सबसे पहले बनाई हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने 3 लो लेवल मॉड्यूल या लो लेवल क्लासेस बनाई। पहली थी मेरी रिसेंटली एडेड, जो कि मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को लेती है और मुझे गेट रिकमेंडेशन फंक्शन बनाना ही पड़ेगा। सिमिलरली मैंने ट्रेंडिंग नाउ और जॉनरा बेस करके 2 और कैटेगरीज, 2 और लो लेवल क्लासेस बना दी हैं। उनके अंदर भी गेट रिकमेंडेशन होना चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो हमने इनहेरिट करी है। बिल्कुल सही। अब ये बनती है मेरी एक हाई लेवल क्लास। हाई लेवल क्लास क्यों, वो आप ध्यान से देखिए। जो मेरा रिकमेंडेशन इंजन है, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनपुट में ले रहा हूं मेरे कंस्ट्रक्टर के अंदर स्ट्रैटेजी, जो कि आ रहा है मेरा रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी से। दैट मीन्स यहां से मैंने इन 3 लो लेवल क्लासेस को यहां पे सेट नहीं करा, मैंने यहां पे लिया है रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी। आप देख सकते हैं ऊपर वाले केस में मैं क्या कर रहा था, मैंने फिक्स कर दिया था रिसेंटली एडेड, तो मुझे बार बार जो मेरी रिकमेंडेशन इंजन है वहां पर इसको चेंज करने की जरूरत पड़ती, तब ही ये मेरा प्रॉपर्ली चेंज होता। यहां पर मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या करा, मैं इनपुट में मैंने फिक्स कर दिया है कि जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी, मैंने वो पास कर दिया है। अब मेरी रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी को जो भी क्लास इनहेरिट करती है, मैं डायरेक्ट उसको एज अ स्ट्रैटेजी पास कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली एडेड क्लास का ऑब्जेक्ट, ट्रेंडिंग नाउ क्लास का ऑब्जेक्ट या जॉनरा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं यहां पे स्ट्रैटेजी पे पास कर सकता हूं, और उसके अंदर गेट रिकमेंडेशन होगा ही होगा, क्योंकि वो रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी को इनहेरिट कर रहे हैं। दैट मीन्स गेट रिकमेंडेशन बनाना उनके लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो अपन इस पर्टिकुलर हाई लेवल मॉड्यूल को समझ गए हैं। ठीक है, हमने रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी एब्स्ट्रैक्ट क्लास भेजी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। अब इसको कॉल करना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो मैंने मेन में गया और मेन में मैंने क्या किया कि मैंने रिकमेंडेशन इंजन को कॉल किया और उसके अंदर पास करी मेरी स्ट्रैटेजी। इस केस में मेरी स्ट्रैटेजी थी ट्रेंडिंग नाउ। जैसे ही मैंने ट्रेंडिंग नाउ का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहां भेजा। आप ध्यान से देखिए, मैं ट्रेंडिंग नाउ का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं स्ट्रैटेजी और पास कर रहा हूं, जबकि मुझसे रिकमेंडेशन इंजन एक्सपेक्ट करता है रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी, नॉट ट्रेंडिंग नाउ। ट्रेंडिंग नाउ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, वो एक्सपेक्ट कर रहा है रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी, पर मैं पास कर रहा हूं ट्रेंडिंग नाउ का ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो मेरा ट्रेंडिंग नाउ है वो रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी को इनहेरिट कर रहा है, तो मैं भेज सकता हूं। और फिर मैंने कॉल किया इंजन डॉट रिकमेंड, और वो मेरा गेट रिकमेंडेशन को कॉल कर देगा। कल को मुझे ट्रेंडिंग नाउ को चेंज कर रहा है जॉनरा बेस से, मैं सिर्फ इतने पार्ट ऑफ द कोड को चेंज करूंगा, मेरा वेरिएबल नेम सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर भी सब कुछ सेम रहेगा, मुझे इस क्लास को भी टच करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कोड है वो हमारा डीआईपी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो हमारा हाई लेवल मॉड्यूल है, सबसे पहले तो वो हमारे लो लेवल मॉड्यूल पे डिपेंडेंट नहीं है। हम यहाँ पे कितने भी लो लेवल मॉड्यूल बना सकते हैं, और हम अपने हाई लेवल मॉड्यूल में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास भेजेंगे, अपने कोई भी लो लेवल मॉड्यूल से डिपेंडेंट नहीं बना रहे हैं। सबसे पहली चीज, हमारे जो मेन है हम वहां पे जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो हाई लेवल मॉड्यूल है उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वेयर ऊपर हम क्या कर रहे थे, जो हमारा हाई लेवल मॉड्यूल था हम उसी में सारा काम कर रहे थे, उसी में अपनी लो लेवल मॉड्यूल भेज रहे थे, विच शुड नॉट बी द केस। तो आई होप आपको नाउ एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि डीआईपी हमारा क्या बोलता है। अब इसके बेनिफिट देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। वो क्या बोलता है, इजीली स्वैप आउट इंप्लीमेंटेशन विदाउट मॉडिफाइंग हाई लेवल कोड। अपन ने अभी यही देखा कि अपना जो हाई लेवल कोड था, दैट इज रिकमेंडेशन इंजन, हमें उसको टच भी करने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे हम कितने ही अपने लो लेवल कोड बना लें। नेक्स्ट इज टेस्टेबिलिटी। यू कैन मॉक और स्टब द एब्स्ट्रैक्शन ड्यूरिंग टेस्टिंग। हम अपने किसी भी एब्स्ट्रैक्शन को मॉक कर सकते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग, एंड अगर वो काम कर गया तो जितने भी लो लेवल कोड बनाएंगे हम उसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हमारे एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो तो करना ही पड़ेगा लो लेवल कोड को, तो हमारी टेस्टिंग भी ईजी हो जाती है। नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी तो आपको कोड में दिख ही गया होगा कि हमने यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ यूज किया था, हम यहाँ पे जॉनरा बेस भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना जो तीसरा था विच इज गोइंग टू बी रिसेंटली एडेड वो भी यूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज मेंटेनेबिलिटी। वो क्या बोलता है, मेक्स इट इजियर टू चेंज वन पार्ट ऑफ द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। दैट मीन्स मैं कल को अपने गेट रिकमेंडेशन के अंदर कुछ भी कोड लिख सकता हूं, मैं इसको कितना भी चेंज कर लूं, अगर मेरा फंक्शन सेम रहेगा, मेथड नेम सेम रहेगा, उसके अंदर कोड में कुछ भी चेंज कर दूं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा हाई लेवल कोड हमेशा सेम रहेगा, मुझे अपना लो लेवल कोड में जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं इजीली कर सकता हूँ, मेरा कोड के मेंटेनेबिलिटी उससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। तो यही ये बोलता है, मेक्स इट ईजियर टू चेंज वन पार्ट ऑफ द सिस्टम विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। हाई लेवल को मैं टच भी नहीं करूंगा और लो लेवल में कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलेबिलिटी। You can scale और upgrade part of your code base without a massive rewrite। जैसे कि अपन यहाँ पे देखा कि हाई लेवल कोड को अपन टच भी नहीं कर रहे हैं और लो लेवल में आज 3 है, कल को मैं 50 और बना दूंगा। मेरे पास 50 और डिफरेंट तरीके हैं कोई भी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज या मूवीज को रिकमेंड करने की, वो सब चलेगा, क्योंकि बस मुझे लो लेवल कोड ही तो ऐड करना है, तो मैं इसे कितना भी स्केल कर सकता हूं। और अगर मैं यहां पर अपनी रिकमेंडेशन स्ट्रैटेजी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बार बार यूज करूंगा तो उसको गेट रिकमेंडेशन मेथड होना ही चाहिए, जो भी नई मैं अपनी कैटेगरी बनाऊंगा। और अगर वो अवेलेबल है तो ये कोड हमेशा काम करेगा, सिर्फ इसको चेंज कर दूंगा मैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कोड को अपन कितना चाहे उतना स्केल कर सकते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि मुझे बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है, मैं यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से कर सकता हूँ कि अगर मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम है तो ट्रेंडिंग नाउ यूज करो, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो उस केस में आप जॉनर बेस डाल दो, तो बेसिकली वो चीज चेंज होगी, पर जो मेरा रिकमेंडेशन इंजन है वो फिक्स हो चुका है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये अपना बेनिफिट है और इससे अपन बोल सकते हैं कि अपना सिस्टम है बहुत ज्यादा स्केलेबल हो सकता है। तो आई होप आपको विद द हेल्प ऑफ कोड आपकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि किस तरीके से अपना जो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है वो काम करता है। और विद दिस हमारे जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So